नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। बांग्लादेश की लेखिका तस्लीमा नसरीन ने जो कुछ बांग्लादेश में हुआ है और जिन स्थितियों परिस्थितियों में वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफ़ा देना पड़ा है और भारत में शरण लेने के लिए पहुँचना पड़ा है, उसके लिए खुद शेख हसीना को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है। एक्स पर 2 पोस्ट उनकी आई हैं और उन्होंने उन दिनों को याद किया है जब 1993 में उन्होंने लज्जा उपन्यास लिखा था और उसमें बांग्लादेश में किस तरह हिंदू स्त्रियों पर अत्याचार होते हैं उसका उल्लेख किया गया था। उनकी किताब का इतना विरोध हुआ कि बांग्लादेश में उपन्यास को, लज्जा को प्रतिबंधित कर दिया गया। एक नौबत ऐसी आ गई 1994 में उन्हें देश से बाहर जाना पड़ा। अब आप देखिए 2024 है और वो 1994 से ही बांग्लादेश से बाहर हैं। 1999 में जब उनकी माता मृत्यु शैया पर थी तो वो उनको देखने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए एक बार बांग्लादेश लौटी थी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि तब इन्हीं शेख हसीना ने उन्हें देश से बाहर निकालने का आदेश जारी कर दिया था। और ये कट्टरपंथियों को, जो कट्टरपंथी इस्लामिस्ट हैं, उनको खुश करने के लिए ही किया गया था। उनका कहना ये है इस आर्टिकल में, इस पोस्ट में, कि अब उन्हीं कट्टरपंथी स्टूडेंट्स के उग्र विरोध और विद्रोह की वजह से खुद शेख हसीना को न केवल देश छोड़ना पड़ा, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा, बल्कि अपनी जान बचा करके भारत में ही आना पड़ा, जहां तस्लीमा नसरीन भी निर्वासित जीवन जीने के लिए अभिशप्त कर दी गई थी। तस्लीमा नसरीन के बारे में आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। वो बांग्लादेशी लेखिका है, एक्टिविस्ट भी है और भारत में भी जो इस्लामिक कट्टरपंथी हैं उनके निशाने पर आती रही हैं। एक बार हैदराबाद में जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है उसके लोगों ने उन पर अटैक करने की कोशिश की थी। देश के कई हिस्सों में इस तरह की चीज़ें हुई, उनके साथ मिस हैपनिंग हुई, लेकिन तस्लीमा नसरीन ने कभी हिम्मत नहीं हारी। वो भारत में रहती हैं, भारत में लगातार उनके रहने की अवधि बढ़ाई जाती रही है और अब जबकि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को भी इस्तीफ़ा देना पड़ा और उनको भी कट्टरपंथियों के सामने झुकना पड़ा, देश छोड़ना पड़ा, तो वो भी एक सेना के विमान C-130 में सवार होकर के दिल्ली के पास स्थित गाज़ियाबाद में जो हिंडन एयर बेस है वहाँ लैंड करने के लिए मजबूर हुई। और भारत सरकार उनके बारे में अभी फैसला कर रही है अस्थायी तौर पर कि उनको भारत में ही निर्वासित जीवन जीने दिया जाए, या जहां वो जाने के बारे में सोच रही थी, यानी लंदन या फिनलैंड या यूरोप के किसी और देश में या रूस में, 3-4 जगहों के नाम आ रहे हैं, वहाँ अगर जाना चाहती है और वहाँ उनको परमिशन मिल जाती है तो फिर वहाँ के लिए उनको रवाना किया जाए। अब जाहिर है जो बांग्लादेश सेना का C-130J विमान आया था उनको छोड़ने के लिए, वो तो हिंडन एयरबेस से उड़ान भर के वापस बांग्लादेश पहुंच चुका है। अब अगर शेख हसीना यूरोप के किसी देश में जाती है तो उसकी व्यवस्था भी भारत सरकार ही करेगी। लेकिन जो सूचनाएं मिल रही हैं वो ये हैं कि अभी तो वो सेफ हाउस में हैं हिंडन एयरपोर्ट पर,
पर जल्दी ही उनको दिल्ली में या किसी दूसरी जगह, बहुत संभव है दिल्ली में ही किसी बड़ी जगह पर सुरक्षित, जहां सुरक्षा का पूरा तामझाम और व्यवस्था रखी जाएगी, वहां शिफ्ट किया जाएगा। और चूंकि लंदन जाने के बारे में वो सोच रही थी और लंदन से यानी ब्रिटेन से अभी हरी झंडी नहीं मिली है, क्योंकि वहाँ भी स्थितियाँ परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं, काफ़ी दंगे फसाद, आगजनी और विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं जो माइग्रेट करके आए थे उनके खिलाफ। तो अभी इनका लंदन जाना या यूरोप के किसी देश में जाना भी बहुत प्रैक्टिकल लग नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में बहुत संभव है कि अगले कुछ महीने, कुछ समय उनके भारत में ही बीतें। लेकिन तस्लीमा नसरीन ने जो सवाल खड़ा किया है, जो व्यंग किया है, उनकी जो जिस अंदाज में आलोचना की है, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि अतीत में शेख हसीना भी इन कट्टरपंथियों के प्रेशर में आती रही हैं। और इस समय तो बहुत सारी शोध करके चीज़ें निकाली जा रही हैं। इनके पिता शेख मुजीबुर रहमान, जिनकी हत्या कर दी गई थी पूरे परिवार के साथ 1975 में, और सेना की 2 टुकड़ियों ने विद्रोह किया था, वो राष्ट्रपति भवन में घुस गई थी और वहाँ पर उनको और उनके परिवार के 19 दूसरे सदस्यों को भी मार डाला गया था। शेख हसीना और उनकी बहन रेहाना, ये दोनों इसलिए बच गई थी क्योंकि जर्मनी में थी। तो अब शेख मुजीबुर रहमान के बारे में भी तमाम तरह की खबरें मीडिया में आ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि 1946 में, यानी तब तक पाकिस्तान बना भी नहीं था, भारत का विभाजन हुआ भी नहीं था, तो जो पूर्वी पाकिस्तान बना बाद में, उस एरिया में डायरेक्ट एक्शन का जिन्होंने आदेश दिया था, आह्वान किया था, उनमें शेख मुजीबुर रहमान भी शामिल थे। और केवल 2 दिन में, 2 रात में 10,000 हिंदुओं का कत्लेआम किया गया था। तो बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि शेख हसीना का परिवार अपनी ही करतूतों के लिए, ये सब झेलने के लिए अब अभिशप्त है। तब इनके पिताजी और पूरा परिवार मार डाला गया था, वो भी सेना के द्वारा ही मारा गया था। और अब शेख हसीना अगर अपदस्थ की गई हैं, इनका तख्ता पलटा गया है, तो ये भी कहीं ना कहीं CIA, ISI, पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है, और चीन, इन सब ने मिल कर के, अलग अलग बहुत सारी वजहें हैं जिनकी वजह से ये सब नाखुश थे, इन्होंने सेना के जरिए और स्टूडेंट्स के जरिए, जो ढाका यूनिवर्सिटी में दशकों से ये प्रदर्शन चले आ रहे हैं और जिन पर जमाते इस्लामी का बड़ा भारी प्रभाव है, उन सब के नेक्सस की वजह से आज बांग्लादेश सुलग रहा है। वहाँ हिंदुओं को भी टारगेट किया जा रहा है, उनके धर्म स्थलों को, उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को, उनके घरों को, उनकी स्त्रियों की अस्मत पर हाथ डाले जा रहे हैं। और बांग्लादेश में ये लगातार हो रहा है। भारत विरोधी जो पाकिस्तान की मानसिकता है, पाकिस्तान की डीप स्टेट की, ISI की मानसिकता है, वही जमाते इस्लामी की भी मानसिकता है। और जो वहाँ कट्टरपंथी हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं या स्टूडेंट्स के साथ जो दूसरे जमातें जुड़ी हुई हैं वो हैं, वो सब जब जब इस तरह की परिस्थितियाँ निर्मित होती हैं, तो वहाँ रह रहे हिंदुओं को निशाना बनाते रहे हैं। 1947 में बंटवारा हुआ था, तब पूर्वी पाकिस्तान जो बना था, वहाँ पर करीब 32% हिंदू थे, जो धीरे धीरे घटते गए। 1971 में ये 16-17% रह गए जब अलग बांग्लादेश बना, और आज 2024 में इनकी तादाद करीब 7-7.5% रह गई है। लेकिन अभी भी इनकी जो संख्या है वो 1 करोड़ से ज़्यादा बताई जा रही है।
ऐसे में उनको निशाना बनाया जा रहा है। और उनको क्या, जब वहाँ की प्रधानमंत्री को ही नहीं बख्शा जा रहा है, उनके सरकारी आवास में घुस करके जिस तरीके का उपद्रव किया गया है, वहाँ सामान लूटा गया है, उससे तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि अगर उन 45 मिनट में जो सेना ने उनको दिए थे कि आप देश छोड़ करके निकल जाइए, उनमें अगर ये नहीं निकलती तो इनके साथ भी वही कुछ होने वाला था जो 1975 अगस्त में इनके पिता और परिवार के साथ हुआ था। तो तस्लीमा नसरीन ने जो एक तरीके से ताना मारा है, जो व्यंग कसा है, जो इनकी आलोचना की है कि जो भी स्थितियां परिस्थितियां हैं जिनसे ये अब गुजर रही हैं, इसके लिए कोई और नहीं, ये खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये भी कट्टरपंथियों के सामने झुकती रही हैं। तो इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है, गलत नहीं है। लेकिन भारत के भीतर जिस तरीके से इनको डिक्टेटर कहा जा रहा है, इनकी दूसरी वजहों से आलोचनाएं की जा रही हैं, और जिस तरीके से बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है उसके आधार पर अब भारत में भी वैसी कामना की जा रही है, इससे साफ है कि एक बड़ा वर्ग है भारत के भीतर भी, पश्चिमी देशों में भी, बांग्लादेश के साथ साथ, जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने में लगा हुआ है और हर जगह अराजकता का वातावरण निर्मित करने की कोशिश कर रहा है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।